हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। माय नेम इज़ आमिर रज़ा और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीम डिज़ाइन के बारे में। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पे। हमने डिस्कस किया था कॉलम का। कॉलम की जितनी भी डिज़ाइन की डिटेलिंग होती है और जितने भी रेनफोर्समेंट से रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें होती है वो सारा हमने डिस्कस किया था हमारे प्रीवियस वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीम के बारे में। हमारे बीम भी हमारा डिजाइन किससे होता है? IS 456 2000 से होता है। कॉलम भी सेम चीज से डिजाइन होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो IS 456 2000 है वो हमारी रेनफोर्समेंट डिजाइन के लिए, रेनफोर्समेंट और साथ साथ RCC डिजाइन के लिए ही यूज होता है हर जगह। चाहे वो स्लैब डिजाइन करना हो, चाहे कॉलम डिजाइन करना हो, चाहे बीम डिजाइन करना हो, चाहे प्लिंथ डिजाइन करना हो, चाहे स्टेयर करना हो, हर चीज के लिए वो चीज यूज होती है, वो कोड। ठीक है। सो आज भी हम उसी कोड के अकॉर्डिंग जो हमारी बीम की रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग्स होती है वो हम देखेंगे। ठीक है। अब इसमें BBS हमारा नहीं आएगा। BBS हमारा कब आएगा? इन दोनों वीडियो के बाद हो सकता है एक और वीडियो आए हमारा RCC डिटेलिंग के ऊपर। उसके बाद हमारा BBS का भी एक स्पेसिफाइड वीडियो आएगा इस टॉपिक के ऊपर, एनफोर्समेंट की निकालने के लिए। ठीक है। सो आप उस वीडियो को मतलब देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे वीडियो अपलोड होगा आपको मिल जाएगी आपको नोटिफिकेशन। ठीक है। सो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जो पहली चीज आती है वो होती है बीम होता क्या है। ठीक है। अब देखो, बीम तो मान लिया मैंने बोल दिया बीम क्या होता है, लेकिन बीम एक्चुअली में होता क्या है वो हमें देखना है। तो बीम होता क्या है? एक हॉरिजेंटल मेंबर होता है जो कंस्ट्रक्ट क्यों किया जाता है? ताकि जो हमारा ट्रांसफर्स लोड होता है उसको रजिस्ट कर सके। ठीक है। ट्रांसफर्स लोड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि कॉलम अगर बीम क्या होता है हमारा? बीम होता है हमारा हॉरिजेंटल मेंबर। ठीक है। बीम हमारा होता है हॉरिजेंटल मेंबर। तो हॉरिजेंटल मेंबर के ऊपर अगर ऐसे लोड लगेगा तो ये ट्रांसफर मेंबर मतलब ट्रांसवर्स लोड हो गया। ठीक है। लेकिन वही हमारा कॉलम वर्टिकल मेंबर होता है। तो कॉलम पे अगर सीधे लोड आएगा ना एक्सिस पे, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा? एक्सियल लोड। और ये हमारे कौन सा हो गया? ट्रांसवर्स लोड। तो ये चीजें की वजह से इसको ट्रांसवर्स लोड बोला गया रजिस्ट करने के लिए। ठीक है। दूसरी चीज आती है पर्पस क्या होता है बीम, मतलब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं लेकिन क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत आन पड़ी? कॉलम से भी काम चल रहा था तो हम क्यों कर रहे हैं बीम को डिजाइन, वो देख लेते हैं। तो जो पहली चीज आती है वो आती है टू रजिस्ट लोड। अब ऑब्वियसली बात है, हम अगर स्ट्रक्चर में कोई भी चीज डिजाइन करें तो सीधी सी बात है हम किस लिए कर रहे हैं? ताकि जो लोड है हमारा वो रजिस्ट कर सके। दूसरी चीज आती है रजिस्ट बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स। शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए ही ज्यादातर बीम्स हमारी यूज होती है, क्योंकि जो बीम होती है मोमेंट को रजिस्ट करने में बहुत अच्छी होती है। ठीक है। उसको डिजाइन ही मोमेंट के लिए किया जाता है और शेयर फोर्स के लिए। अब मोमेंट कहां पे होता है? एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, सिंपली सपोर्टेड बीम हो, मोमेंट मैक्सिमम यहां होगा। ठीक है, मैक्सिमम। और शेयर फोर्स हमेशा मैक्सिमम यहां पे होगा। हमेशा आपको याद रखना है सपोर्ट्स पे, सिंपली सपोर्टेड के सपोर्ट पे शेयर फोर्स मैक्सिमम होता है और बेंडिंग मोमेंट मिड में मैक्सिमम होता है। अब ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। उसका तीसरी चीज हमारी आ जाती है कनेक्ट द फ्रेम टुगेदर। देखिए, हम बीम और कॉलम बनाते हैं या फिर स्लैब और कॉलम बनाएंगे तो हमारा कॉलम क्या करेगा? स्लैब को पंच करके वो बाहर निकल जाएगा, उसको भी रजिस्ट करना है। साथ ही साथ हमारा जो फ्रेम है कॉलम और स्लैब का, उसको एक साथ मतलब ऐसा कंबाइन करके भी रखना है। तो उन सब चीजों के लिए भी हमारा बीम यूज होता है, एक कनेक्शन प्रोवाइड करा देता है स्लैब, बीम और कॉलम सब एक दूसरे के बीच में। ठीक है। उसके लिए भी यूज होता है। फिर जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड। अब देखो, स्लैब है हमारा क्या होता है? हमारे पास स्लैब होता है। अगर हम यहाँ पे एक कॉलम दे दे, सिर्फ ये यहाँ पे कॉलम दे दे, तो क्या होगा? यहाँ पे अगर लोड है तो चलो ठीक है इधर जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे लोड देंगे ना तो हमारा लोड इन्हीं दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इधर लोड ही नहीं जाएगा। तो इसके लिए यूज होता है बीम। बीम क्या करता है? ये जो लोड होता है ना, ये लोड यूनिफॉर्म इसमें भी ट्रांसफर कर देगा, फिर ये नीचे तक जाएगा। अब देखो होता क्या है, अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं ना तो इस पॉइंट पे ही लोड लगेगा सिर्फ, अगर बीम नहीं है तो। और बीम है तो इस पॉइंट पे खड़ा हो तो बीम क्या करेगा? लोड डिस्ट्रीब्यूट कर देगा अपने पूरे एरिया में। जब पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो उससे क्या होगा? जो हमारी लोड की डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छी होगी। ठीक है। इसलिए यहां कहा गया है कि डिस्ट्रीब्यूट द लोड। ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड। फिर आता है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ बीम। अब देखो, बीम का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसमें जो RCC की डिटेलिंग्स है वो यहां से स्टार्ट होती है। तो जो सबसे पहली चीज होती है वो आती है हमारी इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम।
अब देखो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो बीम होता है, बीम नॉर्मली हम डेप्थ में इंक्रीज करते हैं क्योंकि बेंडिंग मोमेंट वहां पे आता है सबसे ज्यादा। तो बीम विड्थ में कभी आपको नहीं इंक्रीज करना, हमेशा बीम की डेप्थ इंक्रीज करना, चाहे फेल हो बीम। जब भी बीम फेल होगा आपको हमेशा उसकी डेप्थ जो है इंक्रीज करते जानी है, विड्थ को छूना भी नहीं है। विड्थ एक बार स्पेसिफाइड हो गया कि हाँ हमें 300 mm रखना है, 400 mm रखना है, उसके बाद आपको सिर्फ डेप्थ को इंक्रीज करने जाना है, चाहे 600 mm हो, 700 mm, 800 mm, आपको बस डेप्थ इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे वही, इसीलिए यहाँ पे कहा गया जो इफेक्टिव डेप्थ होता है वो स्पान जो होता है हमारा क्लियर स्पान, उसका डिवाइडेड बाई 10 होता है। अब क्लियर स्पान क्या होता है वो भी आप जान लीजिए। क्लियर स्पान होता है, अगर मान लो ये हमारा कॉलम है, इसके ऊपर हमारा बीम रखा हुआ है, ठीक है, तो क्लियर स्पान होता है ये जो कॉलम का आउटर सरफेस है, यहां से लेके इस कॉलम के आउटर सरफेस तक, ठीक है, ये होता है क्लियर स्पान। ठीक है, इस वाले जो ये जो कॉलम है इसके हाफ पे चले जाओ, इस वाले कॉलम के हाफ पे चले जाओ, तो यहां से लेके और यहां तक ये होता है हमारा इफेक्टिव स्पान, ठीक है। और फिर जब इसके यहां से लेके यहां तक जाओगे तो हो जाता है हमारा ओवरऑल स्पान, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, तीनों स्पान, ये तीनों आप समझ गए, ये आगे काम आने वाली, तो ये आपको ध्यान नहीं रखना है हमेशा, ठीक है। अब देखो, अब आता है स्पान क्या होता है। जैसा मैंने बता रहा था ओवरऑल स्पान, तो ओवरऑल स्पान क्या होता है, इफेक्टिव स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ। मैंने बताया था कि जो इफेक्टिव स्पान होता है वो कितना होता है और इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है, ठीक है। तो यहां पे आता है पहले चीज इफेक्टिव स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ, और दूसरी आता है क्लियर स्पान प्लस विड्थ ऑफ सपोर्ट। यहां पे देखो आप, इफेक्टिव स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ का मतलब हो गया कि इफेक्टिव स्पान कहां था हमारा, यहां से मिड से लेके इसके मिड तक, प्लस इफेक्टिव डेप्थ ये वाली को हम ऐड कर देंगे। इफेक्टिव डेप्थ ऐड करते ही क्या हो जाएगा, ये यहां तक हो जाएगा कवर हमारा, समझ में आया। तो उस चीज के लिए कहा गया कि जो हमारा स्पान होता है बीम का, वो कितना कंसीडर करेंगे। कंसीडर करने के लिए दो क्राइटेरिया दे रखा है, दोनों में से आप कोई भी यूज कर लेंगे, जो भी कम होगा वो यूज करेंगे हम, ठीक है। अब आगे वाली चीज आती है कि विड्थ टू डेप्थ रेशियो कितना रहेगा, वो रहेगा हमारा 0.5 से 0.67 तक। विड्थ टू डेप्थ रेशियो का मतलब हो गया, अगर हम ये विड्थ है हमारा, ठीक, हमारा ये हो गया विड्थ और ये हो गया हमारा डेप्थ, ठीक है। तो जो हमारा कहा गया W/D रेशियो, ये हमारा 0.5 से 0.67 रहेगा हमेशा, ठीक है। इससे इसके बीच में ही फॉल करना चाहिए, तब हमारा जो बीम है वो अच्छे से काम करेगा, हमारा जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा हमेशा अच्छे से। अब ये आपको अगर और डीप में पढ़ना हो तो इसके लिए पूरी की पूरी एक एनालिसिस करनी पड़ जाएगी, जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा कि क्यों ये जरूरी होता है, ठीक है। तो उसमें इतना डीप नहीं बढ़ते, बस आपको याद रखना है, ठीक है। आगे आती है बात, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना यूज करना है हमें करना है M20 जो ग्रेड है हमारा वो मिनिमम होता है, जो स्लैब में हम नॉर्मली यूज करते हैं वो आपको यहाँ मिनिमम यूज करना है। अगर आप चाहो तो उसको M25 M30 ये सब कर सकते हो, M20 मिनिमम आपको लेना ही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आता है हमारे पास ग्रेड ऑफ स्टील यूज्ड इन बीम, कौन सा होता है 415, क्योंकि ये माइल्ड स्टील होता है। यूज कहाँ होता है, टेंशन में। अब देखो, स्टील जब भी आप डिजाइन करोगे तो आप टेंशन मेंबर के लिए ही डिजाइन करते हो बीम में। कंप्रेशन मेंबर में हम स्टील 0 मानते हैं, बाद में जब डबली रेनफोर्स्ड आता है तब जाके हम मानते हैं। टिल देन वहां तक हम सिर्फ सिंगली रेनफोर्स्ड मानते हैं ज्यादातर केसेज में। जब सिंगली रेनफोर्स्ड होता है तो क्या होता है, हमारा बीम सीधे एक टेंशन जोन के लिए डिजाइन होता है, जिसमें सारी रेनफोर्समेंट बस टेंशन जोन में ही अज्यूम करते हैं, और कंप्रेशन जोन में 2 रेनफोर्समेंट बस प्लेस कर देते हैं, वो हमारी जो स्टीरअप्स है उसको पकड़ के रखने के लिए, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि माइल्ड स्टील होता है 415, जिसकी वजह से हम इसको यूज करते हैं बीम में हमेशा। उसके बाद आता है मिनिमम डाया ऑफ बार कितना यूज होता है, वो होता है 12 mm। कोड में आप जब पढ़ोगे तो मिनिमम डाया 12 mm यूज होता है, लेकिन लोग इसको इंक्रीज करके यूज करते हैं। अब देखो हमारे पास क्या होता है, 12 मतलब 6 mm से लेके 40 mm तक होता है, यानी 6 mm से लेके 40 mm तक डाया तक का बार होता है। हम यूज क्या करते हैं बीम में, 12, उसके बाद 16, उसके बाद 20 यूज करते हैं, फिर ऐसे ही करके हम 32 तक 36 तक जाते हैं कई बार। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सा डाया यूज करना है, मिनिमम आपको 12 लेके चलना है, ठीक है। अब आगे आता है जो मिनिमम एरिया होगा टेंसाइल रिइंफोर्समेंट का टेंशन जोन में, वो कितना होगा। तो ये फॉर्मूला है
इसके इक्वल होना चाहिए, मतलब मिनिमम इतना तो होना चाहिए 0.85 टाइम्स BD/FY। FY क्या है हमारे पास, जो स्टील यूज कर रहे हैं 415 उसका कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ है, ठीक है। जो 415 था वो आ जाएगा वहां पे। उसके बाद जो हमारा B है, B तो हमारा आपको पता ही है, विड्थ है हमारा, और डेप्थ कितना है, ये इफेक्टिव डेप्थ है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर दूसरा आता है मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना आएगा, 0.4 टाइम्स B, और कैपिटल D है यहाँ पे। आपको एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पे स्मॉल d था, यहाँ पे कैपिटल D है। ये क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ। ये क्या होता है हमारा, अगर ये बीम है ना, अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ आपको इफेक्टिव डेप्थ और नॉर्मल डेप्थ क्या बोले, ओवरऑल डेप्थ क्या होता है। ये यहां से लेके यहां तक क्या हो गया हमारा, कैपिटल D, यानी कि डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ। यहां से लेके इस बार के आप सेंटर में जाइए, ठीक है, इस बार के सेंटर तक, और यहां तक जो आता है वो आता है हमारा स्मॉल d, इसको कहते हैं इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। ये आता है क्लियर, मतलब हमारा जो कवर होता है, कवर को माइनस करके, इफेक्टिव कवर माइनस करके। इफेक्टिव कवर के लिए भी अलग सा फॉर्मूला है, वो इन डेप्थ जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है, 0.04 टाइम्स विड्थ मल्टीप्लाइड बाई ओवरऑल डेप्थ यहाँ पे करना है मैक्सिमम के लिए, ठीक है। अब देखिए, अब आता है हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल बार कितना होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, मतलब इससे ज्यादा तो होना ही चाहिए, वो कहना चाह रहा हूं कि कम से कम इतना होना चाहिए, उससे ज्यादा हो तो मच बेटर है। अब देखो डाया ऑफ, वहां पे ऑफ आएगा, डाया ऑफ बार आएगा। पहली चीज तो ये है कि जो डाया है, मैक्सिमम डाया उसका, उसके मतलब बार का, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम साइड ऑफ एग्री, सॉरी वहां पे भी गड़बड़ है। पहली चीज तो ये कि ये जो है ना, ये आएगा डाया ऑफ बार, ठीक है। डाया ऑफ बार किसका, जो मैक्सिमम डाया है ना बार का, वो कहने का मतलब ये है, इस वाले लाइन का मतलब ये है कि जैसे अगर ये हमारी बीम है तो यहाँ पे हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं बॉटम में, टेंशन जोन में, ये टेंशन जोन हो गया नीचे, ऊपर कंप्रेशन जोन। तो जब टेंशन जोन में हम बार प्रोवाइड करेंगे तो ये जो गैप है ना, इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। ये जो स्पान के बीच में गैप है, दोनों बार्स के बीच में जो गैप है वो कितना आएगा। तो पहली चीज क्या है, जो डाया ऑफ बार है वो तो लेनी ही लेनी है मिनिमम, ठीक है। उसका दूसरा क्राइटेरिया क्या है हमारे पास, जो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट है, यहाँ पे साइज आएगा, जो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट है उसको ऐड कर देंगे उसमें 5 mm, वो यानी कि कोर्स एग्रीगेट प्लस 5 mm, वो हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें डिस्टेंस। अब ये क्यों रखते हैं इतना, अब देखो अगर हमारे पास 20 mm का एग्रीगेट है, अगर हमने यहाँ पे 20 mm रखा तो क्या होगा, एग्रीगेट हमारा वाइब्रेशन के टाइम फंस जाएगा, वहां पे वाइब्रेशन हो नहीं पाएगा ढंग से, जो हमारा वर्केबिलिटी है वो कंक्रीट की मिलेगी नहीं। अगर वो 25 + 5 रखते हैं, यानी 30 mm हम रखते हैं डिस्टेंस मिनिमम, तो 30 mm से क्या होगा, जो भी हमारी मतलब वाइब्रेशन होगी जब भी, तो हमारा जो एग्रीगेट है वो ढंग से सेटल डाउन हो पाएगा और मतलब प्रॉपर प्लेस हो पाएगा, और उसके बाद हमारा एयर बबल है वो बाहर आ पाएगी। इसके लिए 25 mm या फिर जो भी बार ले, मतलब जो भी एग्रीगेट ले रहे हो उसको प्लस 5 mm कर देना। मिनिमम क्या होगा, डाया ऑफ बार। लेकिन होता क्या है हमारे पास, इनमें से जो भी मैक्सिमम होता है हम वो यूज करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आता है हमारे पास मिनिमम कवर फॉर बीम कितना होता है, 25 mm, पहली चीज। दूसरा डाया ऑफ मैक्सिमम साइज टेंशन बार। अब देखो दूसरा ये क्यों कहा गया है, यहाँ पे भी सॉरी, यहाँ पे डाया ऑफ मैक्सिमम साइज टेंशन बार क्यों कहा गया वो दिखा देता हूं मैं। देखो ये बीम है, यहां पे रेनफोर्समेंट दी गई है हमारी, ठीक है। ये स्टीरअप्स है, ये स्टीरअप्स हो गया, ऊपर भी एक दी गई है हमारे पास, ठीक है। ये है हमारे पास 16 mm डाया का यानी 5, और ये है हमारे पास 20 mm 5 का, ठीक है। तो हमें दूसरे पॉइंट में ये कहा जा रहा है, या तो आपको 25 mm ले लो, या तो दूसरे में क्या है, डाया ऑफ मैक्सिमम साइज टेंशन बार। कौन सा डाया, जो इन दोनों में टेंशन में, अब ये देखो ये तो कंप्रेशन में हो गया तो ये तो कवर नहीं होगा, टेंशन में क्या है 20 mm, तो 20 mm लेंगे। अब कई केसेस में क्या होता है, हम यहाँ पे 20 दे देते हैं, यहाँ पे 16 दे देते हैं, यहाँ पे 20, यहाँ पे फिर 16, तो 16-20 करने के बाद क्या होगा, जो मैक्सिमम साइज होगी ना जिस भी रेनफोर्समेंट की टेंशन जोन में, वो यूज करते हैं, ठीक है। ये समझ में आपको आ गया कवर कैसे लेना है। लेकिन नॉर्मली जब आप साइड पे जाइएगा तो वो 25-20 mm लेके कर देते हैं काम, उतना ही लेते हैं, 25-40 के आसपास ले जाते हैं और बस कर देते हैं, वो पूरा अपना काम कर लेते हैं उसी पे। अब बात आती है मिनिमम स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स कितने होते हैं। स्टीरअप्स आपको पहले तो स्टीरअप्स ही एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको होता क्या है।
स्टीरअप्स अगर आपने नहीं देखा है अभी थोड़े टाइम पहले वीडियो को, तो स्टीरअप्स होता है हमारा, ये बीम का बार हो गया। अगर आप फ्रंट से देख रहे हो, मतलब बीम एक ऐसे है, बीम पड़ा हुआ है, तो अगर इधर से देखोगे तो आपका ये बार आ जाएगा, ठीक है। इसको और ये कंप्रेशन जोन में भी बार आता है। इनको होल्ड करने के लिए जो स्टीरअप दिया जाता है ना, इसको कह रहे हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो स्टीरअप्स होते हैं ये सिर्फ होल्ड करने के लिए नहीं होते, ये बात आपको हमेशा याद रखना है। ये होता है शेयर फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए ज़्यादातर, क्योंकि इसका काम ही है शेयर फोर्स को रेजिस्ट करना, ठीक है। तो मिनिमम स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए? पहली चीज तो अगर वर्टिकल स्टीरअप्स है तो 75 टाइम्स डी। कहने का मतलब ये है, एक सेकेंड, इसके बाद मैं समझा देता हूँ। दूसरी चीज है, अगर इंक्लाइंड है तो डी का मतलब हो गया इफेक्टिव डेप्थ। अगर ये बीम है, ठीक है, बीम हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया स्टीरअप्स, ठीक है, सॉरी, ये हमारे पास टेंशन में हमारा स्टील आ गया। अब देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि अगर वर्टिकल है, यानी कि अगर स्टीरअप्स एकदम वर्टिकली है, तो हम कैसे प्लेस करेंगे? 75 टाइम्स से रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। 75 टाइम्स वर्टिकल मतलब इफेक्टिव डेप्थ। अब 75 टाइम्स इसके लिए होगा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 75 टाइम्स डी। अगर वर्टिकल होगा, अगर यही इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड भी हम प्रोवाइड कर जाते हैं, आपको याद रखना है ये चीज। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिर्फ इफेक्टिव डेप्थ। अब एक और चीज आपको याद रखना है, शेयर फोर्स कहाँ होता है बीम का? सपोर्ट्स पे, यानी कि कॉर्नर्स पे, ठीक है। तो हमेशा आप बीम जब भी डिजाइन करो या जब भी आपके साथ इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको ये कहना है कि जो भी हमारा स्टीरअप्स होता है वो मैक्सिमम होता है सपोर्ट्स वाले साइड और मिड में मिनिमम रखते हैं, क्योंकि उसका काम क्या होता है? एक तो होल्ड करना पोजीशन को, दूसरी चीज शेयर फोर्स रेजिस्ट करना। तो शेयर फोर्स साइड में आता है, तो स्टीरअप्स मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टीरअप्स साइड में होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आगे चलते हैं, तीसरा चीज आता है यहाँ पे 300 mm। इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा होगा, अब देखो कहने का मतलब ये है, या तो आप 75 टाइम्स डी रख लो, या तो 300 mm, ठीक है, जो भी ज्यादा हो, या तो फिर आप ये अगर बी है यानी इंक्लाइंड है, तो इंक्लाइंड में आपको सिर्फ इसमें मतलब इफेक्टिव डेप्थ ही रखना है, ठीक है। अब बात आती है हमारी डिफ्लेक्शन की, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन के लिए क्राइटेरिया दे रखा है कोड में, मैंने डायरेक्ट वहां से एक स्क्रीनशॉट डाला है यहाँ पे समझाने के लिए, इजी रहेगा ये। जो डिफ्लेक्शन होती है, अगर ये बीम है हमारा, ये सपोर्ट्स हो गई हमारे पास, तो डिफ्लेक्शन कहाँ आएगी? यहाँ पे। मैक्सिमम कहाँ आएगी? ये मैक्सिमम आएगी हमारे पास हमारी डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो जो डिफ्लेक्शन यहाँ पे क्राइटेरिया दे रखा है, अगर स्पान 10 मीटर का है, 10 मीटर तक स्पान है, तो कैंटिलीवर के लिए 7 होना चाहिए, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 और कंटिन्यूअस के लिए 26 होना चाहिए, ठीक है। ये दे रखा है इसका डिस्टेंस। अब ये दे किस चीज का रखा है? 7 और 20, और जो कंटिन्यूअस के लिए दे रखा है 26, ये दे रखा है यहाँ पे। आप देखो, द वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट में जनरली बी assumed to be specified provided that the span to depth ratio are not greater than the value obtained by as below। अब देखो, span divided by depth रेशियो दे रखा है। डेप्थ का मतलब क्या हो गया? बीम की डेप्थ, यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ लेना है। स्पान डिवाइडेड बाय डेप्थ कितना हो गया हमारे पास? 7 आए, या फिर 20 आए, या फिर 26 आए। अगर हमारे पास जो भी बीम है, अगर मान लो हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो स्पान बाय डेप्थ रेशियो 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। डिफ्लेक्शन कंट्रोल बोलते हैं इसको। अगर आपको डिफ्लेक्शन कंट्रोल में रखना है कि डिफ्लेक्शन, ऑब्वियस सी बात है, हॉरिजॉन्टल मेंबर है तो डिफ्लेक्शन आएगा, लेकिन एक जो सर्टेन अमाउंट होता है ना, जिसपे हमारा बीम वर्क कर सकता है, बीम को कोई भी नुकसान नहीं आएगा, उस चीज के लिए हमारा जो सिंपली सपोर्टेड होगा, तो स्पान बाय डेप्थ का रेशियो कितना आना चाहिए? सिंपल सी बात है 20, ठीक है। अगर कैंटिलीवर है 7, कैंटिलीवर में क्यों कम है? एक ही साइड सपोर्ट होती है, ठीक है, इसलिए वो कम है। अब एक चीज कैंटिलीवर के लिए आपको मैं यहां बता देता हूं, कैंटिलीवर में टेंशन जोन ऊपर होता है, टेंशन एनफोर्समेंट ऊपर प्रोवाइड कराते हैं। ये हमेशा आपको याद रखना है, क्योंकि ये चीजें पूछ ली जाती है इंटरव्यू में कई बार, ठीक है। ये थी हमारी चीज जो हमें आज डिस्कस करना था। तो ऐसे और वीडियो देखना हो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। और दूसरी चीज, अगर आप किसी भी तरीके की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम का हो, चाहे वो आप कोई भी सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हो या कुछ भी, आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं सॉलिट्यूड एजुकेशन के नाम से। वहाँ पे आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, साथ ही ISO सर्टिफाइड, गवर्नमेंट सर्टिफाइड सर्टिफिकेट्स आपको मिल जाएंगे हर एक सॉफ्टवेयर के, ठीक है। सो वो चीज़ें आप देख लेना एक बार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय।